टू पाई लाइफ में आपका स्वागत है। फॉर द लेटेस्ट अपडेट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु सिंह आपका टू पाई लाइफ पे स्वागत करता हूं। और आज हम प्रकाश सर से बात करेंगे रिफाइनरी के ऊपर और उनका व्यू जानेंगे। एग्जैक्टली वो रिफाइनरी में किस यूनिट में हैं और वो क्या हमें बता सकते हैं। तो आइए प्रकाश सर से बात करते हैं। नमस्कार प्रकाश सर, आपका टू पाई लाइफ पे बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो MSQ, जो जैसा कि आपने बताया था कि आपका उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये वार्ता स्टार्ट करने से पहले एक बार आप दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश कुमार शाह है। मैं गोपालगंज बिहार से हूँ और मैं आज आपसे MSQ के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सर ये प्रकाश कौन सा वाला है, उजियारे वाला अंधेरे वाला? देखिए, अब ये तो आगे जाके पता चलेगा, वैसे आप इसे नाम की तरह ही लें। ठीक है। तो सर आप रिफाइनरी की किस यूनिट के बारे में हमें बताएंगे, MSQ या कोई और भी? देखिए, MSQ के बारे में मैं ज़्यादा जानता हूँ तो उसी के बारे में जानना आपको बताना सही रहेगा। तो आज MSQ के बारे में ही चर्चा करेंगे। जी जी ठीक है। तो MSQ सर क्या एग्जैक्टली क्या है? MSQ से मतलब हम क्या समझते हैं? देखिए, MSQ का फुल फॉर्म होता है मोटर स्पिरिट क्वालिटी अपग्रेडेशन यूनिट। देखिए, हम लोग जो मार्केट में पेट्रोल हम लोग जो यूज़ करते हैं, रिफाइनरी में पेट्रोल नाम का कोई चीज़ नहीं होता। रिफाइनरी में हम लोग उसे मोटर स्पिरिट बोलते हैं। तो मोटर स्पिरिट बनाने की यूनिट को ही मोटर स्पिरिट क्वालिटी अपग्रेडेशन यूनिट यानी MSQ बोलते हैं। अच्छा, मतलब मोटर स्पीड जो हम पेट्रोल जनरली गाड़ी में यूज़ करते हैं वो है। ओके, तो सर ये क्या मतलब कार्य क्या है इसका? मतलब इसमें हम कोई रॉ मटेरियल फीड पेट्रोल ही होता है या कोई और भी है चीज़? नहीं, देखिए, MSQ एक बहुत ही विशाल का यूनिट है। इसमें कई सारे सब यूनिट्स भी होते हैं और इसका जो असली काम है वो MS ब्लेंड बनाना है। MS ब्लेंड कई सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनका मिक्सचर है और जो लास्ट में MS ब्लेंड पेट्रोल के नाम पे बिकता है। तो इसके लिए हम लोग को उसको कई सारे प्रोसेस से होकर गुजारना पड़ता है। उन्हीं प्रोसेस को MSQ के अंदर कंसिडर किया जाता है। जैसे कि अगर फीड के रूप में आप देखा जाए तो नेफ्था जनरली इसका फीड होता है। कई सारे फीड होते हैं, नेफ्था होता है, गैसोलीन होता है, रिफॉर्मेट होता है। तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में देखेंगे आगे वाली बात में। तो सर ये जैसे हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना, तो पेट्रोल का क्या है कि एक पेट्रोल आता है एक्स्ट्रा, एक पेट्रोल आता है नॉर्मल। तो क्या ये पेट्रोल सेम है और डिफरेंट रहते हैं? नहीं, ज़रूर डिफरेंट होता है। अगर नाम डिफरेंट है, प्राइस भी डिफरेंट होता है। जो एक्स्ट्रा प्रीमियम होता है उसका प्राइस काफ़ी हाई होता है। तो देखिए, जो ऑक्टेन नंबर है उसके ऊपर यह निर्भर करता है कि उसका कितना प्राइस है और वो किस नाम से बिक रहा है। जैसे हम लोग जो नॉर्मल पेट्रोल यूज़ करते हैं उसका ऑक्टेन नंबर करीबन मार्केट में सेलेबल है जो 91 है। तो वो हम लोग नॉर्मल गाड़ी के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारी जो हाई क्वालिटी गाड़ी हो गई जिनका इंजन काफ़ी बढ़िया होता है, जो जनरली हाई प्राइस की गाड़ी होती है, जैसे बुगाटी हो गया, आपका मर्सिडीज़ हो गया, इनके लिए हम लोग एक्स्ट्रा प्रीमियम यूज़ करते हैं। उनका जो ऑक्टेन नंबर होता है वो 95 प्लस होता है। तो वो अच्छा आपको एनर्जी देती हैं, काफ़ी जल्दी वो एनर्जी दे सकती है। इस कारण से उन सब गाड़ियों की स्पीड भी काफ़ी अच्छी होती है। ये सर जो ऑक्टेन नंबर है ये कोई नॉर्म्स है क्या पेट्रोल की? देखिए, ऑक्टेन नंबर पेट्रोल का क्वालिटी बताता है। जो नॉकिंग होती है, एक टर्म है नॉकिंग, जो जनरली पेट्रोल इंजन्स में कई कई बार सुनने को मिलते होंगे। जैसे कि आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हो तो एक आवाज़ आता है शुरुआत में और आपका इंजन स्टार्ट नहीं होता। ये इसी चीज़ को हम लोग नॉकिंग कहते हैं टेक्निकल भाषा में। नॉकिंग क्या होती है? जो पार्शियल कंबशन होता है, जो हम पेट्रोल में इंजन को चालू करने के लिए जब हम लोग उसको इग्नाइट करते हैं, तो इग्नाइट करने के बाद जब वो लगातार चेन रिएक्शन के थ्रू स्टार्ट नहीं होता है और कुछ इग्नाइट होने के बाद से वो फिर रुक जाता है, तो इस कारण से नॉकिंग होता है। ये इंजन्स के लिए बहुत खतरनाक है, मेनली क्योंकि ये इंजन के जो पार्ट्स हैं, इंटीरियर है, उनको डैमेज कर देता है। तो अगर हमारे पास अच्छी ऑक्टेन नंबर की पेट्रोल रहा तो ये जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और हमारा नॉकिंग कम होगा। और ऑक्टेन नंबर जो है, ऑक्टेन नंबर को हम लोग जनरली लैब में अगर देखा जाए, लैब से अगर रिलेट किया जाए, तो ऑक्टेन नंबर को आइसो ऑक्टेन नाम का एक कंपाउंड है जिसका ऑक्टेन नंबर को हम लोग रेफरेंस रखे हैं, यानी कि उसका ऑक्टेन नंबर हम लोग 100 रखें। उसके आधार पर हम लोग जो अन्य हाइड्रोकार्बन है, जिसमें MS के भी अंदर जो हाइड्रोकार्बन है, उससे हम लोग मैच करके देखते हैं कि इसके अंदर जो इग्निशन क्वालिटी है वह कितने परसेंट ऑक्टेन आइसो ऑक्टेन में हो सकती है। जितने परसेंट आइसो ऑक्टेन और में हो सकती है उसे ही हम लोग उस प्रोडक्ट का ऑक्टेन नंबर कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है। तो सर इसमें ऑक्टेन नंबर जो है आपने बताया कि ज़्यादा होता है जिससे हमारा नॉकिंग टेंडेंसी कम होती है। तो इसमें सिर्फ यही एक क्वालिटी को हम कहते हैं मेज़र करते हैं या क्राइटेरिया मतलब कंट्रोल करते हैं या कुछ और भी चीज़ें होती हैं? क्योंकि हमने देखा है कि समटाइम्स
पेट्रोल के प्राइस अपर जाते हैं फिर लोअर जाते हैं, तो लोगों का मानना है कि ये गवर्नमेंट है या इसके पीछे कुछ और भी प्रोसेस के नॉर्म्स या कंडीशंस हैं, ऐसा भी कुछ है? देखिए, मार्केट में अगर आप हम लोग कुछ सेल कर रहे हैं तो उसके ज़रूर नॉर्म्स होंगे ही। और जी हाँ, पेट्रोल का भी नॉर्म्स है। पेट्रोल में जनरली अभी जो पेट्रोल चल रहा है वो BS6 क्वालिटी के आधार पे चल रहा है। इसमें कई सारे नॉर्म्स होते हैं, जैसे कि हमको ऑक्टेन नंबर को 91 से अबव ही रखना पड़ता है, मिनिमम 91 रखना है। सल्फर कंटेंट हम लोग को 10 ppm से कम रखना है। साथ ही साथ हमारा जो उसमें एरोमेटिक कंटेंट होता है वो 35% से कम रखना है। फिर से आपका जो ओलिफिनिक कंटेंट्स होता है वो 21% से कम रखना है। बेंजीन कंटेंट 1% से कम रखना है। साथ ही साथ उसमें वेपर प्रेशर का भी कुछ क्राइटेरिया होता है। तो काफ़ी सारे हम लोग पैरामीटर्स को मान के चलते हैं। और हाँ, पेट्रोल का जो दाम है वो आगे पीछे हो रहा है फिलहाल, तो उसके पीछे सरकार, जी हाँ ज़रूर है, सरकार अपना टैक्स को आगे पीछे करती है। लेकिन जो हमारे पुराने समय में जो पेट्रोल का दाम था और अभी जो दाम है उनमें काफ़ी अंतर आया है। और इसके पीछे हमारा जो पैरामीटर्स है वो भी काफ़ी जिम्मेवार हैं, क्योंकि पुराने समय में हम लोग सल्फर कंटेंट जनरली जिसको देखा जाए उतना हम लोग पेट्रोल को जो MS है उसको ट्रीट नहीं करते थे। लेकिन अभी काफ़ी पॉल्यूशन को देखते हुए काफ़ी उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो जितना ट्रीटमेंट करेंगे उतना तो उसका दाम बढ़ेगा ही। हाँ, ये तो सच कहा सर आपने कि जितना हम उसे प्रोसेस करेंगे किसी भी चीज़ को तो उसमें हमारा कॉस्ट इंक्रीज़ होती ही होती है। तो सर ये जो आपने बताया कि BS6 नॉर्म्स है, तो इसके विषय में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि एग्जैक्टली BS6 क्या है और ये एरोमेटिक्स ऑक्टेन नंबर क्या है? अच्छा, देखिए, BS6 का जो फुल फॉर्म है वो है भारत स्टेज 6। देखिए, पेट्रोल हम लोग बाहर में भेज रहे हैं तो उसमें हम लोग को कई सारे पैरामीटर्स को ये मानना पड़ता है। तो भारत में यह BS6 इसके आगे BS4 था। और अगर आप यूरोपियन कंट्री में चल जाएंगे तो वहाँ पर यूरो चलता है, यूरो 3, यूरो 4 इस तरह से चलता है, ठीक है। तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो है BS6। इसमें हम लोग को कई सारे जो हमारे सेलेबल प्रोडक्ट्स हैं, हाइड्रोकार्बन हैं, उनमें देखना पड़ता है। तो पेट्रोल के लिए जनरली या MS के लिए, MS कहा जाए तो उसके लिए हमारा सबसे जो मेन क्राइटेरिया है वह है उसका ऑक्टेन नंबर, क्योंकि यही उसको डिफाइन करता है कि वो कितना अच्छा क्वालिटी का पेट्रोल है। तो ऑक्टेन नंबर BS6 के आधार पर हम लोग 91 से कम नहीं रख सकते। और दूसरा आता है सल्फर कंटेंट। सल्फर कंटेंट हम लोग 10 ppm से कम ही रखना है जितना हो सके। और उसके बाद से हमारा कई सारा और भी ये है, जैसे कि उसके अंदर कितने एरोमेटिक कंटेंट हैं। एरोमेटिक कंटेंट ज़्यादा नहीं रख सकते, 35 के अंदर रखना है। ओलिफिनिक कंटेंट्स को 21% से कम रखना है। बेंजीन कंटेंट को, बेंजीन काफ़ी हानिकारक है, 1% से कम रखना है। और साथ ही साथ उसका जो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट है वो भी आपको 210 से कम रखना है, मतलब 210 के आसपास रखना है। तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स को हम लोग को लेके चलना, अगर इनमें से एक भी पैरामीटर हम लोग से मिस हुआ तो उस प्रोडक्ट को हम लोग मार्केट में सेल नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये सर आपका जो BS6 है उसके स्टैंडर्ड पे आपने बताया कि उसके नॉर्म्स हैं। वैसे सर मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, बट ये एरोमेटिक्स और बेंजीन जो हैं ये तो सेम ही होते हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट आप बता रहे हैं। देखिए, एरोमेटिक्स जो है वो एक ग्रुप है, एक बड़ा सा वाइड रेंज का ग्रुप है, जिसमें हम हमारे साइक्लिक ओलिफिनिक जो कंपाउंड्स है वो आते हैं। साइक्लिक ओलिफिनिक कंपाउंड कहने का मतलब क्या है? देखिए, बेंजीन एक कंपाउंड है एरोमेटिक ग्रुप के अंदर, और एरोमेटिक के अंदर बेंजीन से ही मिलते जुलते कई सारे कंपाउंड हैं। तो बेंजीन अलग हो गया और एरोमेटिक बिल्कुल अलग हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बेंजीन एरोमेटिक ग्रुप का एक भाग है। और जो हमारे जो एरोमेटिक्स हैं उनमें केवल बेंजीन नहीं आता, बहुत सारे आते हैं। लेकिन हम लोग विशेषकर बेंजीन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि बेंजीन हमारे लिए कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक कहने का अर्थ है कि ये हम अगर इसका जो कंबशन करने के बाद से इसका जो स्मोक निकलेगा वो ह्यूमन हेल्थ के लिए सही नहीं है, वो उससे कैंसर हो सकता है। इसलिए बेंजीन के ऊपर हम लोग स्पेशली ध्यान देते हैं, और एरोमेटिक्स के ऊपर तो ध्यान देना ही है। ओके, तो ये रीज़न है कि जो कैंसर पहले हो रहा था उसके पीछे ये भी एक मेजर रीज़न था। अच्छा, तो सर जो आपने बताया कि ऑक्टेन नंबर और सल्फ़र, तो ये दोनों एनवायरनमेंट के लिए हैं या फिर स्पेसिफाई ऑक्टेन नंबर हमारा इंजन की सेफ्टी के लिए है और सल्फ़र एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बोला। ऑक्टेन नंबर हमारे इंजन के लिए और सल्फर हमारे इन्वायरमेंट के लिए, बिल्कुल सही बोला। अच्छा। तो सर ये तो ठीक है BS6 का जो आपने नॉर्म्स बताया, क्या हम जान सकते हैं मतलब अगर आपके इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप मतलब ये पर्सनल ना हो कि आप ओपन कर पाएँ, तो हम उसकी प्रोसेस के विषय में थोड़ा जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली एक पेट्रोल जो मार्केट में आता है, हम गाड़ी में यूज़ करते हैं, वो किस प्रोसेस से होके आता है, उसकी प्रोसेस के बारे में। अच्छा, जी हाँ, पेट्रोल किस तरह से बनता है ये जानने के पहले हम लोग को जानना होगा पेट्रोल के अंदर क्या क्या मिलाया जाता है या फिर क्या क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। देखिए, अगर हम लोग रिफाइनरी में जाते हैं और वहाँ पर हम लोग पेट्रोल नाम के बोलते हैं या फिर पेट्रोल किस यूनिट में बनता है ऐसा कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि रिफाइनरी में पेट्रोल नाम का कोई चीज़ नहीं है। रिफाइनरी में केवल पेट्रोल का जो इक्विवेलेंट नाम है वो है मोटर स्पिरिट, ठीक है।
तो मोटर स्पिरिट बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए उसके बारे में हम लोग एक बार डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, मोटर स्पिरिट बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले नैप्था फीड के रूप में चाहिए होता है। नैप्था हमारा कहाँ से आता है? देखिए, हमारा जो क्रूड है वो सबसे पहले सीडीयू में आता है। और जैसा कि आपको पता है कि सीडीयू का जब हम लोग सीडीयू के अंदर क्रूड डिस्टिलेशन करते हैं तो वहाँ से एक पोर्शन निकलता है, एक कट निकलता है, जिसको हम लोग नैप्था बोलते हैं। तो इस नैप्था के अंदर काफ़ी सारे इम्प्योरिटीज़ रहते हैं, जिनमें सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब रहते हैं। और साथ ही साथ इसका ऑक्टेन नंबर जो होता है वो भी कम रहता है। तो हमारा मेन फोकस रहता है कि इस नैप्था के अंदर का इम्प्योरिटीज़ को हटाया जाए और साथ ही साथ ऑक्टेन नंबर को भी बढ़ाया जाए। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको MSQ के अंदर 3 यूनिट हैं जनरली, यूनिट 85 जो कि वहाँ का जनरली कोड है, यूनिट 86 और यूनिट 87। तो 85 के अंदर लाते हैं। 85 है NHDT। NHDT कहने का अर्थ है नैप्था हाइड्रो ट्रीटमेंट यूनिट। तो हम लोग नैप्था को यहाँ पर लाते हैं, यहाँ पर इसको स्प्लिट करके उसके अंदर का जो लाइटर पोर्शन है, लाइट नैप्था जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग हाइड्रो ट्रीटमेंट करते हैं। हाइड्रोजन के थ्रू उसमें ट्रीटमेंट किया जाता है। हाइड्रोजन देकर उसके अंदर जो भी थोड़ा बहुत ओलिफिनिक कंटेंट है, अगर नैप्था क्रैकिंग होके आ रहा है तो उसके अंदर ओलिफिन्स ज़्यादा रहते हैं, अगर डायरेक्ट आ रहा है तो उसके अंदर ओलिफिन्स नहीं रहते हैं। तो उसके अंदर जो भी ओलिफिन्स कंटेंट है उनको हम लोग हाइड्रोजिनेट करके पैराफिन में बदलते हैं। और साथ ही साथ उसमें हाइड्रोजन देके हम लोग जो भी सल्फर कंटेंट है उसको H2S में, ऑक्सीजन कंटेंट है उसको वाटर में, और नाइट्रोजन कंटेंट उसको अमोनिया में चेंज करके उसको फिर हम लोग हमारा जो प्रोडक्ट है उससे बाहर करते हैं। और यहाँ से हम लोग हाइड्रो ट्रीटेड नैप्था पाते हैं। अब ये हाइड्रो ट्रीटेड नैप्था है, इसमें अंदर अब क्या क्या है देखिए। हाइड्रो ट्रीटेड नैप्था के अंदर सल्फर कंटेंट तो कम हो गया, सल्फर और जो भी अदर इम्प्योरिटीज थी, लेकिन उसका ऑक्टेन नंबर गिर गया। जनरली हमारा एक फॉर्मूला होता है PiONA करके, वो हमारा ऑक्टेन नंबर के हिसाब से है। जो जितने हम लोग नीचे जाएंगे, मतलब पैराफिन, आइसोपैराफिन और ओलिफिन, नैप्थिन्स और एरोमेटिक्स। तो एरोमेटिक्स का ओलिफिन ऑक्टेन नंबर सबसे ज़्यादा होता है। तो हम लोग जितना नीचे जाएंगे उतना ऑक्टेन नंबर बढ़ता है। तो हमारा जो हाइड्रो ट्रीटेड नैप्था है उसमें पैराफिन्स ज़्यादा है। तो यानी इसका मतलब क्या है, हम लोग एकदम सबसे पहले वाले स्टेज पे हैं, यानी हमारा ऑक्टेन नंबर बहुत कम है। तो इसको हम लोग को आगे ऑक्टेन नंबर बढ़ाना होता है। तो यूनिट 85 का जो हमारा प्रोडक्ट निकला हाइड्रो ट्रीटेड नैप्था, इसको हम लोग यूनिट 86 में लाते हैं। यूनिट 86 में अब देखिए क्या है, यूनिट 86 में हम लोग पैराफिन को ओलिफिन में बदल सकते थे या एरोमेटिक्स में बदल सकते थे। लेकिन ओलिफिन का दिक्कत क्या है कि ओलिफिन जो है वो गम फॉर्मेशन बहुत तेज़ी के साथ करते हैं जी। तो हम लोग ओलिफिन में उसको नहीं बदल सकते। तो हम लोग वहाँ से क्या करते हैं, उसको हम लोग आइसोमर में बदल देते हैं। वहाँ पर 86 यूनिट का नाम ही है आइसोमराइजेशन यूनिट। तो हम लोग वहाँ पर कैटलिस्ट के मदद से उस जो हमारा हाइड्रो ट्रीटेड नैप्था है उसको आइसोमर में बदल देते हैं, और वहाँ से हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है आइसोमरेट। ठीक है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन ये भी अभी MS नहीं है, इसका ये MS का एक पोर्शन है जी। अब हम लोग यूनिट 87 एक और यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम गैसोलीन यूनिट जी। ये जो प्राइम गैसोलीन यूनिट है ये जनरली गैसोलीन को ट्रीट करने के लिए बनाया गया है। गैसोलीन अब कहाँ से आता है, गैसोलीन क्या है? तो जनरली हमारा जो FCC यूनिट है इसमें जो हम लोग वैक्यूम गैस ऑयल्स हो गया या गैस ऑयल हो गया, इसको भेज के यहाँ पर क्रैकिंग करके गैसोलीन प्राप्त करते हैं। अब ये जो गैसोलीन है इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा क्रैकिंग होने के कारण ओलिफिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। क्रैकिंग से हमेशा ओलिफिन्स हम प्रोड्यूस होते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर आपका सल्फर कंटेंट तो होगा ही, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट इसके आगे नहीं किया गया है जी। तो ये दोनों काम यूनिट 87 जिसको हम लोग प्राइम गैसोलीन यूनिट कहते हैं उसके अंदर किए जाते हैं। इसके अंदर जैसा इसका 2 काम है वैसे ही 2 सेक्शन भी हैं। इस 2 सेक्शन में क्या क्या है देखिए। जो पहला सेक्शन है वो है SHU सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन यूनिट। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो क्रैकिंग के थ्रू हमारा जो डाई ओलिफिन्स बन गया है। देखिए, ओलिफिन और डाई ओलिफिन में ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। डाई ओलिफिन कहने का मतलब है कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर 2 ओलिफिन्स हैं। ओलिफिन का मतलब डबल बॉन्ड, यानी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर 2 डबल बॉन्ड्स हैं। देखिए, ओलिफिन गम फॉर्मेशन के लिए जिम्मेवार होता है, लेकिन उससे भी तेज़ी के साथ जो ये है मतलब गम फॉर्मेशन करता है वो हमारा डाई ओलिफिन करता है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सेलेक्टिवली हाइड्रोजन देके उसके डाई ओलिफिन को ओलिफिन में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है। और ओलिफिन कंटेंट आपको पता ही है, जैसा कि मैंने पहले बताया BS6 के आधार पर हम लोग 21% तक रख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, गैसोलीन में जितना हमारा ओलिफिन कंटेंट है वो गैसोलीन में रखते हैं। तो हम लोग उसको ओलिफिन में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि उसका ऑक्टेन नंबर भी ठीक रहे और गम फॉर्मेशन से भी हम लोग बच सकें। और साथ ही साथ इसका जो दूसरा सेक्शन है वह है HDS सेक्शन, हाइड्रो डीसल्फराइजेशन यूनिट। तो इसमें NHDT की तरह ही हम लोग डीसल्फराइजेशन करते हैं हाइड्रोजन देके, ताकि हमारा जो गैसोलीन है वो प्योर हो जाए। यहाँ से हम लोग को प्राइम गैसोलीन मिलता है और इसको भी हम लोग स्टोरेज में रखते हैं, और ये भी एक MS ब्लेंड का एक पोर्शन है। तो ये 3 यूनिट हैं हमारे पास जो कि MS के लिए MSQ यूनिट में आती हैं।
इसके अलावा एमएसक्यू में और जो हमारा मोटर स्पिरिट ब्लेंड है, ब्लेंड करने का मतलब जो हम लोग कई सारे मिक्सचर को कई सारे प्रोडक्ट को मिला के बनाते हैं, उसके लिए और भी कई सारे चीज़ चाहिए, जिनमें पहले एक है रिफॉर्मेट। रिफॉर्मेट क्या है? देखिए, रिफॉर्मेट के अंदर एरोमेटिक कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कंटेंट उसी के अंदर होता है, और वो जो है उसका ऑक्टेन नंबर काफ़ी हाई होता है। ठीक है, तो एक यूनिट हमारे पास है, हालांकि वो एमएसक्यू के अंदर नहीं है, वो दूसरे ब्लॉक के अंदर है, लेकिन वो भी मोटर स्पीड बनाने में मदद करती है। वो है CRU, कैटालिटिक रिफॉर्मिंग यूनिट। तो कैटालिटिक रिफॉर्मिंग यूनिट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहाँ से रिफॉर्मेट बनाते हैं। उसका प्रोसेस अलग है, उसके बारे में कभी और अलग चर्चा किया जाएगा। तो उसमें हम लोग जो रिफॉर्मेट बनाते हैं उसको भी वहाँ से लेते हैं। हमारे पास क्या क्या रहा? आइसोमेरेट रहा, रिफॉर्मेट रहा, गैसोलीन रहा, और कई बार एल्काइलेट भी हम लोग यूज करते हैं। एल्काइलेट क्या है? जनरली एल्काइलेट जो है वो आइसो ऑक्टेन है। जिस चीज़ को लेके हम लोग ऑक्टेन नंबर का, जिस चीज़ को हम लोग रेफरेंस रखे थे ऑक्टेन नंबर बनाने के लिए, उसी चीज़ को हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं एल्काइलेट यूनिट में। तो एल्काइलेट यूनिट, हालांकि मैं जहाँ पर कर रहा हूँ हल्दे रिफाइनरी में, वहाँ पर एल्काइलेट यूनिट नहीं है, लेकिन कई सारे यूनिट में है, कई सारे रिफाइनरीज में है वो। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एल्काइलेट को भी लेते हैं और इनको एक सुटेबल मिक्सचर में मिलाकर हमारे जो नॉर्म्स है उसको सेटिस्फाई करते हुए हम लोग एमएस ब्लेंड को तैयार करते हैं। तो ये है एमएसक्यू का पूरा फंड। अच्छा, तो सर ये आपने जो बताया इसमें 3 यूनिट के बारे में आपने कहा कि आपके पास एक एनएसजीटी यूनिट है और आइसोम और प्राइम जी, इन 3 यूनिट को मिला के आपका हमारा पेट्रोल बनता है। बट सर ये 3 यूनिट के सिवा एक यूनिट का आपने और नाम लिया था, CRU। तो क्या ये कह सकते हैं कि एमएस मतलब हमारा जो पेट्रोल हमें मिलता है वो 4 यूनिट की वजह से हमें मिलता है, मतलब 4 यूनिट से प्रोसेस होने के बाद ही हमें पेट्रोल मिलता है? हाँ, देखिए, ये तो सही बात है कि जो हमारा CRU है और CRU से जो रिफॉर्मेंट निकल रहा है उसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उसका ऑक्टेन नंबर काफ़ी हाई होता है। तो 4 यूनिट क्यों? मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर 4 यूनिट है, लेकिन अगर अन्य रिफाइनरी में जाएंगे तो वहाँ पर एक एल्काइलेट यूनिट भी होता है, तो उसका भी हम लोग कई बार ब्लेंड करते हैं। तो जो एमएस बन रहा है वो केवल एक यूनिट से ट्रीट होकर नहीं बनता है, इसके पीछे कई सारे यूनिट हम लोग लगाते हैं इसके क्वालिटी को अपग्रेड करने के लिए। तो जी हाँ, 4 यूनिट बोल सकते हैं आप। सर 4 यूनिट, मैं वैसे आपका, जैसे मैं यहाँ पे आपके साथ वार्ता कर रहा हूँ, मैंने कुछ और लोगों के साथ भी वार्ता करी है, तो उसमें मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक यूनिट के अंदर 2 यूनिट भी हों, मतलब एग्जैक्टली वो 3 यहाँ तो 3 नहीं 4 यूनिट हो गई हैं। तो क्या इसे हम ये कह सकते हैं कि रिफाइनरी की सबसे कॉम्प्लेक्स और टिपिकल यूनिट है ये? देखिए, कॉम्प्लेक्स तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो यूनिट्स हैं वो काफ़ी कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, लेकिन हाँ आप ये बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग अगर कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि अगर आप एलपीजी को देखें तो एलपीजी में ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता है। सीडीयू के जो ओवरहेड से एफजी निकल जाता है, उसके बाद से एलपीजी निकल जाता है, उसका कॉस्टिक ट्रीटमेंट करके हम लोग उसको सेलेबल बना सकते हैं जी। और जो डीजल है, डीजल में भी थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि एमएस में है। तो आप ये बोल सकते हैं कि एमएस बनाते समय हम लोग को काफ़ी ज़्यादा टाइम ये लगता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हम लोग को देना पड़ता है, और ये कारण हो सकता है जिसके कारण पेट्रोल ज़्यादा महंगा है डीजल से। हाँ, ये भी आपने बात सही कही। वैसे इसमें सर जैसे आपने कहा कि 4 यूनिट भी हो सकती हैं, 3 यूनिट आपने जो एग्जैक्टली जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो आपने बताई, तो क्या इसके पीछे कोई वजह है कि हाँ इसकी 3 यूनिट हैं? क्या हम इन्हें सब यूनिट को मिला के कोई एक यूनिट सिर्फ एमएसक्यू नहीं कह सकते क्या? नहीं, देखिए, एमएसक्यू हम लोग क्यों कह रहे हैं, हम लोग देखिए कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि एमएसक्यू के अंदर सीआरयू भी है जी, लेकिन एमएसक्यू एक सिंगल यूनिट को कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर हम लोग एक सिंगल यूनिट को एमएसक्यू कहेंगे तो वह यूनिट काफ़ी लार्ज हो जाएगी और उसको हम लोग एक तरह से ऑपरेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इस कारण से, और आपको तो पता ही है कि जैसे कि एमएस में काफ़ी सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो सबको अलग अलग बनाना और लास्ट में जाकर सबको ब्लेंड करना ही सही रहेगा, ऑपरेशन वाइज भी और नॉर्मली आपको प्रॉफिट देखते हुए भी। ओके, मतलब एग्जैक्टली ऑपरेशन बहुत ईजिली हो जाए तो उसके लिए हमारा जो है ये 3 यूनिट, मतलब एमएसक्यू को 3 यूनिट में डिवाइड करना ईजी, मतलब सही ही है। तो क्या सर ये जो डिफरेंट यूनिट हैं जस्ट लाइक सीआरयू, एनएसजीटी, आइसोम और आपका प्राइम जी, तो ये एमएस तो बनाती ही है, इसके साथ ये खुद के अपने अलग प्रोडक्ट भी हैं जो डायरेक्ट मार्केट में सेल होते हैं या किसी और यूनिट के लिए यूज़फुल हों? देखिए, एमएसक्यू के अंदर जो यूनिट है, जो 3 यूनिट है,
उनके तो मेन प्रोडक्ट ही एमएस मोटर स्पिरिट है। बाद बाकी अगर आप सीआरयू का देखें तो सीआरयू रिफॉर्मेट के अलावा हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस करती है, और उस हाइड्रोजन को हम लोग अलग अलग यूनिट में या फिर एमएसक्यू में ही जो जहाँ पर हमारा हाइड्रोजिनेशन हो रहा है वहाँ पर यूज कर सकते हैं। बाद बाकी जो बचे हुए 3 यूनिट है उनमें तो एमएस ही मेन प्रोडक्ट है, बाद बाकी तो और कुछ नहीं है। अच्छा, ये एक मेन रीज़न रहा है। तो सर इसमें आपने इस पूरी प्रोसेस में एक गम फॉर्मेशन नाम का वर्ड यूज़ किया था, वो क्या गम फॉर्मेशन से क्या मतलब है? मतलब हाँ, रबड़ बनना स्टार्ट हो जाती है, ऐसा कुछ है या कुछ और? देखिए, गम फॉर्मेशन कहने का अर्थ है कि वहाँ पर एक गम जैसा, आपने सही गेस किया कि रबड़ जैसा कुछ चीज़ बन जाता है। जनरली क्या होता है, हमारे पास जो ओलिफिन्स होते हैं उनका ओलिफिन कहने का अर्थ है जिनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो जिन हाइड्रोकार्बन के अंदर, वो क्या होती हैं, वो हल्का सा टेम्परेचर पाने पे या हल्का सा एनर्जी पाने पे उनके जो डबल बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड होते हैं, वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं और काफ़ी डीलोकलाइज हो सकते हैं। डीलोकलाइज कहने का अर्थ है कि वो एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही हम लोग उसको हल्का सा गर्म करते हैं या फिर उसको ज़्यादा देर तक रख देते हैं, तो क्या करते हो, एनर्जी लेके उनके अंदर का जो डबल बॉन्ड है वो टूट कर अपने आसपास के जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं उनसे जुड़ना शुरू हो जाते हैं और जुड़ जुड़ के एक लंबा मॉलिक्यूल बनाती हैं जिनको हम लोग पॉलीमर बोलते हैं। ये पॉलीमर क्या होते हैं, ये पॉलीमर धीरे धीरे लॉन्ग मॉलिक्यूलर मास के कारण ये धीरे धीरे सॉलिड रूप में आने लगते हैं, और जो हमारा एमएस है अगर उसके अंदर ओलिफिन्स ज़्यादा हुए या फिर हमारा जो कोई भी कंटेनर है या फिर हमारा जो रिएक्शंस है उनके अंदर अगर ओलिफिन ज़्यादा हुआ और हम लोग उसको गर्म किए तो ये जनरली गम फॉर्मेशन करने लगती हैं, और जो इंजन का जो दीवार है उसके ऊपर पूरी तरह से एक लेयर बना देती हैं जिसके कारण इंजन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस कारण से हम लोग ओलिफिन्स को हमेशा एक निश्चित परसेंटेज के अंदर ही रखते हैं। अच्छा, वैसे सर इसमें ओलिफिन्स को आपने तो बताया कि हम एक परसेंटेज में रखते हैं, और वैसे जो डीजल होता है उसमें भी मतलब ओलिफिन्स होती होंगी, तो उसका जो प्रोसेस करते हैं तो क्या उसमें भी गम फॉर्मेशन के चांसेस रहते हैं? देखिए, डीजल में जैसे कि हमारा जो पेट्रोल है इसमें हमारा जो अनडिज़ायरेबल या फिर हम लोग जिसको हटाना चाहेंगे वो है पैराफिन, क्योंकि हमको ऑक्टेन नंबर को हमेशा ध्यान में रखना है। पैराफिन का जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, पैराफिन जो है उसका ऑक्टेन नंबर सबसे कम है, तो हम लोग पैराफिन को बिल्कुल ना के बराबर रखते हैं। वैसे ही डीजल में आपको सीटेन नंबर ज़्यादा रखना पड़ता है। ठीक है, सीटेन नंबर का मतलब क्या है कि अगर आप ये जो ऑक्टेन नंबर का जो मैंने ट्रेंड बताया इसको आप उल्टा कर देंगे तो वही ट्रेंड सीटेन नंबर का है, यानी कि सीटेन नंबर पैराफिन्स का सबसे ज़्यादा होता है और एरोमेटिक्स का सबसे कम होता है। वो जो पायोना का रूल में जो मैंने बताया, जी। तो हमारा जो डीजल है उसके अंदर हम लोग सबसे ज़्यादा पैराफिन्स रखते हैं। ठीक है, ओलिफिन्स, जी हाँ सही बोला आपने कि थोड़ा बहुत आ सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत आ जाता भी है, लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं, जितने भी ओलिफिन्स हैं उनमें जो DHDS एक यूनिट है उसमें हम लोग जनरली उसका हाइड्रोजिनेशन करके उनको पैराफिन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है गम फॉर्मेशन का वो बहुत रेयर रहता है, बहुत ना के बराबर रहता है, क्योंकि ओलिफिन्स उसमें ज़्यादा रहते नहीं है। लेकिन हमारा जो एमएस है, एमएस में तो आपको पता ही है कि जो गैसोलीन है उसमें हम लोग ने ओलिफिन्स रखा है। ठीक है, तो गैसोलीन में ओलिफिन्स रखने के कारण क्या होता है कि उसमें गम फॉर्मेशन का एक चांस रहता है। तो इसका जो लैब है, लैब के अंदर टेस्ट भी किया जाता है कि ये कितना गम फॉर्मेशन है, कर सकता है, कितना इसकी स्टेबिलिटी है। जी, ठीक है, तो यही कारण है। अच्छा सर, तो ये एक मेजर इशू रहता है हमारा पेट्रोल में। तो सर मैं वैसे जो और लोगों से कभी मैंने बात की है कि पेट्रोल जो बनता है उसे बनाने में जो हमारा दुनिया का सबसे महंगा एलिमेंट है वो इस्तेमाल होता है, क्या ये सच है? जी हाँ, काफ़ी हद तक सच है। काफ़ी हद तक क्या, ये सच ही है। जैसे कि मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया तो उसके अंदर मैंने कैटलिस्ट यूज नहीं किया, मतलब कैटलिस्ट को नहीं बताया क्योंकि हो सकता है वो थोड़ा लंबा हो जाए, तो एक एक करके मैं कैटलिस्ट भी बता देता हूँ। जनरली जो हमारा 86 यूनिट है, यूनिट 86, जिसमें हम लोग जो हाइड्रोट्रीटेड नैप्था था उससे हम लोग आइसोमर बना रहे थे, आइसोमरेट बना रहे थे, उसमें हम लोग एक महंगा तत्व का यूज करते हैं जो है प्लैटिनम। तो हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, क्लोरीनेटेड प्लैटिनम का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लोरीनेटेड प्लैटिनम का यूज़ करने का यहाँ पर कारण भी है, और प्लैटिनम जनरली महंगा है, आपका गोल्ड के इक्विवेलेंट उसका प्राइस है। तो प्लैटिनम क्या है, एक नोबल मेटल है, तो ये जल्दी कोरोजन नहीं करता है, जल्दी रिएक्ट भी नहीं करता है। तो इस कारण से जो हमारा जो कैटलिस्ट का जो स्पैन है, लाइफ स्पैन है, वो बढ़ जाता है। और साथ ही साथ हम लोग उसमें के अंदर क्लोरीनेटिंग करते हैं, उसका डोजिंग करते हैं C2Cl4 का, जो कि एक क्लोरीनेटिंग एजेंट है। ये क्या करता है, उसके अंदर की एसिडिटी बढ़ा देता है।
अगर उसके अंदर प्लेटिनम के अंदर एसिडिटी बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, प्लेटिनम जो है वो आइसोमराइजेशन रिएक्शन है जिसके थ्रू हम लोग एक सिंगल पैराफिन से आइसोमर्स बनाते हैं, आइसोपैराफिन बनाते हैं, यानी सिंगल चेन से ब्रांच चेन बनाते हैं, वह रिएक्शन बढ़ जाता है। तो इस कारण से हम लोग वहाँ पर क्लोरीनेटेड प्लेटिनम यूज करते हैं यूनिट 86 में। और इसके आगे जो हम लोग NHDT कर रहे थे, नैप्था हाइड्रो ट्रीटमेंट कर रहे थे, इसमें हम लोग निकेल मोलिबेडनम नाम का कैटलिस्ट यूज करते हैं। निकेल एक मेटल है और मोलिबेडनम उसके साथ मिक्स किया रहता है, जो कि एल्यूमिना बॉल्स होते हैं, जो कि Al2O3 है एल्यूमिना, उसके सरफेस के ऊपर रहते हैं। एल्यूमिना बॉल्स को हम लोग यूज जनरली इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा टेम्परेचर पाने पे कई बार क्या होता है, कैटलिस्ट को अगर हम लोग किसी बेस के ऊपर, मतलब एक बेस का मतलब आधार है, यहाँ पर एसिड बेस नहीं है, बेस के ऊपर अगर हम लोग उसको स्प्रेड ना करें तो कई बार टेम्परेचर पाने के बाद से कैटलिस्ट आपस में ही कुछ लंप टाइप बनाने लगते हैं, जिसके कारण उसका सरफेस एरिया घट जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिना बॉल के ऊपर उसको स्प्रेड करके एक तरह से उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। तो यूनिट 85 में निकेल मोलिबेडनम कैटलिस्ट का यूज करते हैं हम लोग हाइड्रोजिनेशन के लिए। और यूनिट 86 में जैसा कि मैंने आपको बताया क्लोरीनेटेड प्लेटिनम यूज होता है। और यूनिट 87 में 2 सेक्शन है, तो दोनों सेक्शन के लिए ही अलग अलग कैटलिस्ट यूज होते हैं। जो SHU सेक्शन है, SHU सेक्शन के लिए हम लोग निकेल मोलिबेडनम को यूज करते हैं। निकेल मोलिबेडनम यहाँ पे भी यूज होते हैं। और जो हमारा HDS सेक्शन है, HDS सेक्शन में हम लोग कोबाल्ट मोलिबेडनम को यूज करते हैं। सर आपने 3 यूनिट के अलग अलग हमें कैटलिस्ट बताए, तो उसमें पहले जो आपने बताया था उसमें नीमो यूज़ कर रहे हैं, बट एक HDS जो सेक्शन है आपका उसमें आप कोमो यूज़ कर रहे हैं, बट दोनों साइड में तो आपका आप हाइड्रोजन सल्फाइड ही बना रहे हैं, तो अलग अलग कैटलिस्ट क्यों? देखिए, एक मैं यहाँ पर करेक्शन करना चाहूँगा कि हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड बना नहीं रहे हैं, वो एक तरह का इम्प्योरिटी है जिसको हम लोग दूर करना चाह रहे हैं। जी। हम लोग को बनाना है जनरली जो हाइड्रो ट्रीटेड नैप्था बनाना है या फिर ट्रीटमेंट करना है। H2S हमारा साइड एक तरह से बाई प्रोडक्ट बोल सकते हैं, उसका हालांकि कुछ काम भी नहीं है, वो बोझ ही है। तो हमारा जो NHDT हम लोग नीमो यूज करते हैं, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर बात आता है कि नीमो और कोमो में क्या अंतर है, कि एक ही काम के लिए हम लोग 2 बार अलग अलग क्यों यूज कर रहे हैं। देखिए, नीमो जो है निकेल मोलिबेडनम, ये जो कैटलिस्ट है ये 2 काम कर सकता है एक साथ। हमारा ये हाइड्रोजिनेशन भी कर सकता है और डीसल्फराइजेशन भी कर सकता है, ठीक है। और हमारा देखिए यूनिट 85 में ये दोनों ही चीज़ का ज़रूरत है, हमको सल्फर के हटाना भी है और जो थोड़े बहुत क्रैक नैप्था से हमारा ओलिफिन आयन को सैचुरेट भी करना है, उनके अंदर हाइड्रोजिनेशन भी कराना है। तो इसलिए वहाँ पर नीमो यूज करना बेस्ट है। और हम लोग जब HDS सेक्शन में आते हैं तो वहाँ पर हम लोग को ओलिफिन्स को सैचुरेट नहीं करना है, क्योंकि जो ओलिफिन्स का सैचुरेशन होना था या डाई ओलिफिन का सैचुरेशन होना था वो हो चुका है SHU में। अगर अब हम लोग सैचुरेट करेंगे तो फिर वो पैराफिन बन जाएगा, तो फिर उसको आइसोमरेट में भी डालना पड़ेगा। लेकिन हम लोग ज़्यादा आइसोमरेट तो बना नहीं सकते ना, क्योंकि हमको ऑक्टेन नंबर पर ध्यान देना है। ऑक्टेन नंबर गैसोलीन का अच्छा होता है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पर कोमो यूज करते हैं, कोबाल्ट मोलिबेडनम यूज करते हैं। कोबाल्ट मोलिबेडनम का क्या प्रॉपर्टीज है, ये डीसल्फराइजेशन अच्छा करता है लेकिन हाइड्रोजिनेशन उतना अच्छा नहीं करते हैं। तो हम लोग को वहाँ पर केवल डीसल्फराइजेशन कराना है, तो हम लोग वहाँ पर कोबाल्ट मोलिबेडनम यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, मतलब आपका कोबाल्ट मोलिबेडनम जो सिर्फ आपका डीसल्फराइजेशन के लिए ही यूज़ होता है। ओके, तो सर इसमें क्या हम ये कह सकते हैं, क्योंकि जैसा 86 में आपने बताया कि वहाँ प्लेटिनम यूज़ हो रहा है तो कैटलिस्ट के रूप में, तो क्या ये रिफाइनरी की सबसे एक्सपेंसिव यूनिट हो सकती है? मतलब MSQ सबसे एक्सपेंसिव यूनिट हो सकती है, हालांकि जो हम कैरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, उन सब में एक्सपेंसिव तो पेट्रोल ही आता है। तो इसी वजह से क्या वो एक्सपेंसिव यूनिट है, या आपके मायने में क्या है एग्जैक्टली ये? देखिए, मैं यूनिट डिज़ाइन तो नहीं किया हूँ लेकिन मैं जहाँ तक मुझे लगता है, देखिए यूनिट को अगर हम लोग बैठा रहे हैं तो उसमें केवल कैटलिस्ट ही मायने नहीं रखता कि उसका कॉस्ट कितना है। उसमें काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स है, जैसे कि हमारा जो डीजल बनता है वो DHDT में बनता है, वहाँ पर हम लोग को प्रेशर 160 kg के आसपास रखते हैं। तो ये जो 160 kg प्रेशर है, ये पाने के लिए भी आपको काफ़ी सारा एनर्जी देना पड़ेगा, तो वो भी एक्सपेंसिव हो जाएगा। यहाँ पर हाँ, आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कैटलिस्ट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर एक बार हम लोग अपना रिएक्टर कैटलिस्ट से भर ले तो जनरली जो हमारा 86 में कैटलिस्ट है उसका लाइफ स्पैन 2 ईयर्स का होता है, 2 ईयर्स का होता है। तो वो 2 साल तक तो आपको कोई खर्चा नहीं देने वाला है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि ये सबसे महंगा है। हाँ, पेट्रोल जो महंगा है तो वो मुझे जहाँ तक लगता है, हालांकि मैं भी इसके बारे में कुछ कन्फर्म नहीं हूँ, जो उसके प्रोसेसिंग हो रही है, इतनी लंबी प्रोसेसिंग हो रही है, करीबन 4-5 यूनिट से उसको गुजारा जा रहा है, इस कारण से मेरे ख्याल से पेट्रोल सबसे महंगा बिकता है। ये कारण होगा, और तो मुझे नहीं लगता।
हाँ सर, मैं भी समझता हूँ, क्योंकि कोई भी व्यापार जो है उसमें अगर प्रोसेस जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है उसकी कॉस्ट प्रोडक्ट की बढ़ती ही जाती है। इसमें सर पेट्रोल बनाने में इतनी लंबी प्रोसेस यूज़ होती है, और हर किसी का नाम, जैसे कि आपने बताया 85 NSDT, तो नेफ्था हाइड्रो डिसल्फ्राइजेशन यूनिट है वो, HDS यानी हाइड्रोजन डिसल्फ्राइजेशन यूनिट है, तो उसका नाम उसके काम से मैच कर रहा है। बट एक यूनिट आपने बताई थी प्राइम जी, मतलब इस प्राइम जी का मतलब क्या है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ क्या है? देखिए प्राइम जी कुछ स्पेशल ये नहीं है। अब मेनली उस यूनिट का नाम किस लिए दिया गया है मुझे भी नहीं है, मुझे भी नहीं पता कंफर्म रूप से, लेकिन मैं एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ। देखिए हमारे पास जो फीड और प्रोडक्ट है उसके आधार पर हम लोग नाम देते हैं। जैसे कि हमारा 86 को आइसोम यूनिट बोला जाता है जनरली, शॉर्ट में आइसोम यूनिट, क्योंकि उसमें आइसोमराइजेशन हो रहा है। 85 में हम लोग हाइड्रो ट्रीटिंग कर रहे हैं तो NHDT बोलते हैं, नैप्था का हाइड्रो ट्रीटिंग, तो नैप्था हाइड्रो ट्रीटमेंट यूनिट। गैसोलीन का क्या है, गैसोलीन को हम लोग यहाँ पर 87 में गैसोलीन को हम लोग ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से हाइड्रो ट्रीटमेंट भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिलेक्टिवली कर रहे हैं। कुछ का कर मैंने डाइओलिफिन में एक ओलिफिन को हम लोग तोड़ दे रहे हैं, एक को रहने दे रहे हैं, डाइओलिफिन से ओलिफिन बन रहा है। और HDS जो हमारा HDS सेक्शन है वो भी हम लोग को तो वो उसका पार्शियल भाग है, तो दोनों को एक रूप से एक नाम देना थोड़ा हो सकता है कि पॉसिबल नहीं था, तो उसको प्राइम गैसोलीन बोल दिया गया। अब जैसा कि रवीश कुमार का एक शो आता था, प्राइम टाइम विथ रवीश कुमार, तो प्राइम कहने का अर्थ क्या है कि वो एक स्पेशल टाइम है या फिर एक स्पेशल चीज़ है। तो वैसे ही हमारा जो वहाँ से जो गैसोलीन निकल रहा है वो भी एक स्पेशल गैसोलीन है, नॉर्मल गैसोलीन नहीं है, तो इसलिए मेरे ख्याल से लगता है उसे प्राइम गैसोलीन कहा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये आपने रवीश कुमार का एग्जाम्पल, बहुत उम्दा एग्जाम्पल दिया है इसमें। हाँ ये ठीक है। इसमें सर ये तो ठीक है, मतलब प्राइम जी आपका हमारा स्पेशल एग्जैक्टली बेनिफिट भी दे रहा है, क्योंकि ये आपका बाई प्रोडक्ट है किसी यूनिट का, और वो उसे आप तोड़ के बनाते हैं, तो आपका इकोनॉमिकली भी ठीक है। बट इसमें सर मैं ये जानना चाहूँगा, जो आपने BS6 का पैरामीटर मुझे बताया था, उस पैरामीटर में आपने कहा था कि एरोमेटिक्स से 35% से ज़्यादा, यही कहा था ना आपने? हाँ 35% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 35% से अगर ज़्यादा होगा तो क्या इशू हो सकता है? देखिए एरोमेटिक 35% से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसका कारण है। कारण क्या है, देखिए एरोमेटिक्स जितने ज़्यादा रहते हैं तो उतना ही हमारा ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा। तो आप या फिर कोई भी यह सोच सकता है कि हम लोग क्यों ना 100% एरोमेटिक दें, सिर्फ रिफॉर्मेट ही यूज करें, क्योंकि उसमें 100% एरोमेटिक रहता है या फिर 100 के आसपास एरोमेटिक रहता है, ताकि हमारा जो ऑक्टेन नंबर है वो बहुत अच्छा हो। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमको हर चीज़ ध्यान में रख के चलना है। देखिए एरोमेटिक का जो ऑक्टेन नंबर वो तो हाई होता है, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ क्या होती है कि वो काफ़ी ह्यूज, मतलब ह्यूज कहने का अर्थ है कि उसमें उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी ह्यूज होता है, जिसके कारण अगर हम लोग उसका कम्बशन करते हैं, हम लोग जो भी पेट्रोल इंजन ये कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, उसमें पेट्रोल का कम्बशन हो रहा है, उसको जलाया जा रहा है ऑक्सीजन का प्रेजेंस में। तो जब हम लोग उसको कम्बशन करते हैं तो उसके अंदर का जो कार्बन है, वो कार्बन का संख्या ज़्यादा होने के कारण वह पार्शियल कम्बशन होता है कई बार, और पार्शियल कम्बशन होने के कारण उसमें से धुआं निकलता है। आपने देखा होगा कुछ गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा धुआं देती हैं, उनके अंदर से काला काला धुआं निकलता है। वो काला काला जो धुआं है वो असल में अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल है, और ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल जितना ज़्यादा निकलेगा उतना ही पॉल्यूशन को के लिए सही नहीं है। तो इस कारण से हमारा जो पैरामीटर्स है उसमें 35% से ज़्यादा एरोमेटिक ना रखने की सलाह दी गई है। ओके, तो इसमें सर फिर जो बाइक चला रहा है, मतलब जो हमारे यूज़ करता है ग्राहक हैं, तो उनका भी लॉस ही होगा शायद, एवरेज कम आएगा इसकी वजह से, पार्शियल कमीशन हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपने जितना एक तरह से समझिए, आपने जितना कार्बन खरीदा जिसको जलाकर आप एनर्जी पाने वाले थे, उसमें से कुछ कार्बन बिना एनर्जी दिए आपसे बाहर चलेगा जी, तो इससे तो लॉस ही है। हाँ, तो इससे तो हमारा भी लॉस ही है, तो ये तो सरकार को फिर ध्यान देना ही चाहिए, नॉर्म ज़रूरी है भाई। वैसे सर इसमें एक आपने यूनिट का नाम लिया था एल्काइलेट यूनिट, तो उसमें भी आपने कुछ बताया था कि कुछ कम ज़्यादा परसेंटेज होती है एरोमेटिक्स की, सल्फ़र की, वो क्या रहती है? देखिए अगर हम लोग पेट्रोल के दृष्टि से देखा जाए तो एल्काइलेट यूनिट मेरे ख्याल से बेस्ट यूनिट है, क्योंकि अगर प्रोसेस हमको या कंडीशन देता है, प्रोसेस हमको अलाउ करता है, तो हम लोग केवल अल्काइलेट यूनिट बना के ही MS बना सकते हैं। क्योंकि एल्काइलेट यूनिट क्या है, उसमें हम लोग केवल और केवल जो हमारा रिफरेंस ऑक्टेन नंबर के लिए जिस कंपाउंड को हम लोग रेफरेंस रखे थे आइसो ऑक्टेन, उसी को डायरेक्ट बना लिया जाता है। डायरेक्ट उसी को बना, उसके साथ उसके अलावा उसमें और कोई प्रोडक्ट ही नहीं रहता है।
और आइसोक्टेन क्या है, वो एक तरह का आइसोमर है, ठीक है, इसलिए उसको आइसो बोला गया। आइसो का जो टर्म है ना, वो आइसोमर के लिए यूज किया। आइसोक्टेन, ऑक्टेन रहता है, ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन का एक कंपाउंड है, और वो आइसोमर है। आइसोमर का मतलब है उसमें ब्रांचिंग की गई है, ठीक है। ब्रांचिंग के कारण उसके अंदर जो ऑक्टेन नंबर है वो हाई हो जाता है, 100 उसको रेफरेंस रखते हैं हम लोग। और साथ ही साथ वो एक आइसोमर है। एरोमेटिक नाम का कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर, साइक्लिक नहीं है वो, ना ही बेंजीन से रिलेटेड कुछ ये है, तो इसमें स्मोक भी प्रोड्यूस नहीं होता है। साथ ही साथ ऑक्टेन नंबर भी हाई है। किसी तरह का सल्फर कंटेंट भी इसमें नहीं होगा, क्योंकि आइसोक्टेन तो प्योरली हाइड्रोकार्बन है और हम लोग अल्काइल यूनिट में उसी को डायरेक्ट बना लेते हैं। तो अगर ये कहा जाए, जैसा कि आपका इसके पहले का क्वेश्चन था कि हम लोग MsQ को केवल एक यूनिट में क्यों ना बना दें जी, तो अल्काइलेट यूनिट एक ऐसा यूनिट हो सकता है जिससे हम लोग केवल MsQ बोल सकते हैं, मतलब जिससे हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, इतना ब्लेंड करने का, इतना मिक्स करने का जरूरत ना हो जी। लेकिन बात वही है, हम लोग को अल्काइलेट यूनिट में बहुत खर्चा पड़ जाता है, क्योंकि केवल और केवल एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाना वो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करना पड़ता है उसका, तो कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। ओके, यानी कि जो हम परेशान हैं 110-115 रुपये जो लीटर हमें पेट्रोल मिल रहा है, तो अगर अल्काइलेट यूनिट से अगर हमें पेट्रोल मिलेगा तो हम परेशान नहीं होंगे, हम तो सुसाइड ही कर लेंगे। इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हम बेयर नहीं कर पाएंगे। पर ये आपके यहाँ की सबसे बेस्ट यूनिट हो सकती है, क्योंकि उसमें सल्फ़र कंटेंट नहीं है, हाँ पॉल्यूशन भी बचेगा, हाँ ये कह सकते हैं सर। तो सर इसमें आपका क्या नज़रिया रहा? ये तो आपका हमारा पेट्रोल बनाने का आपने जो हमें बताया, ये तो बहुत, मुझे भी काफ़ी चीज़ें नहीं पता थी। हम तो नॉर्मली बाइक लेके चल दिए, 100 रुपये का पेट्रोल, 500 का पेट्रोल पड़वाया, 200 किलोमीटर की दूरी, ठीक है निकल जाते हैं। बट कभी इस तरीके से नहीं सोचा था कि इसके पीछे हज़ारों लाखों लोग लगे हुए हैं और उनने अपना कितना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो सर इसमें आप जो कंट्रीब्यूट करते हैं, अपनी लाइफ का इतना बड़ा पार्ट दे रहे हैं, और उस पार्ट के मतलब जो आपने कंट्रीब्यूट किया अपना टाइम, उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलता है हम उसे यूज़ करते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? देखिए, कोई भी इतना मेहनत से अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है, उसको यूज़ किया जा रहा है, तो नॉर्मल बात है कि अच्छा ही लगेगा। और अभी हमारा जो देश का जो इकोनॉमी है, उसके ऊपर पेट्रोल का तो बहुत बड़ा योगदान है। पेट्रोल हो गया या डीजल हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं जितना भी हमारा जो छोटे मोटे कार्स हैं या फिर ऑटोज़ हैं, ये जनरली पेट्रोल पे ही चलते हैं। जो बड़े हैं वो डीजल पे चलते हैं, लेकिन पेट्रोल अभी भी जो मैक्सिमम 2 व्हीलर्स हैं या फिर 3 व्हीलर्स हैं, इनके लिए पेट्रोल ही यूज किया जाता है। तो अगर इतना प्रोसेसिंग के बाद से पेट्रोल का अगर डिमांड है, पेट्रोल अच्छे दाम पर बिक रहा है, तो इससे ज़रूर हम लोग को भी फ़ायदा, हम लोग को भी अच्छा लगता है, और फ़ायदा तो रिफाइनरी का है ही। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब ये पेट्रोल इतने अच्छे तरीके से उसका डिमांड है। सर इसमें मैं मतलब जिन लोगों के साथ मैं रहता हूँ, उनमें से कईयों का विचार ये है कि जो लोग रिफाइनरीज में रहते हैं, उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिडक्ट हो जाता है, कम हो जाती है ज़िंदगी, बिकॉज ऑफ टॉक्सिक गैसेस, और रिफाइनरी का एनवायरनमेंट भी वो ठीक नहीं बताते हैं। तो इस मुद्दे पे आपका क्या मानना है? देखिए, आपने जहाँ से भी सुना है सही सुना है, और इस कारण से कई लोग, आपने देखा होगा, रिफाइनरीज या फिर जो ऑयल इंडस्ट्री हैं, जनरली PSU हो गया या फिर प्राइवेट भी, इनमें काफ़ी ज़्यादा रेजिग्नेशन पड़ते हैं हर साल, क्योंकि आपको ये सैलरी तो देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है जितनी भी ऑयल इंडस्ट्री है, चाहे वो गवर्नमेंट में के अंदर हो या फिर प्राइवेट हो, क्योंकि पेट्रोल डीजल का दाम आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो और सब लोग यूज भी करते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, ये जो केमिकल्स हैं, इनमें बहुत सारे तरह के, इन जो रिफाइनरी का प्रोसेसिंग, इनमें बहुत सारे तरह के केमिकल्स किए, मतलब निकलते हैं, यूज किए जाते हैं, डोजिंग की जाती है। तो इस कारण से अब हम लोग हर जगह गैस मास्क तो पहन के नहीं जा सकते, और गैस मास्क भी हमको एक हद तक प्रोटेक्शन देता है, उससे ज़्यादा आपको नहीं दे सकता। कब कहाँ पर कौन सी गैस रिलीज़ हो रही है आपको नहीं पता है। और रिफाइनरी में जो सबसे खतरनाक गैस है वो है H2S, क्योंकि वो हर यूनिट से, हमारा जो सल्फर होता है वो क्रूड में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ अगर कोई चीज़ रहता है तो वो सल्फर ही रहता है इम्प्योरिटीज़ के रूप में। तो हमको उसको निकालना है, उसको निकालने के लिए हम लोग केवल हाइड्रोजन दे के ही निकाल सकते हैं, एक सबसे फिजिबल तरीका वही है। तो जो H2S निकलता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये अगर आपको समझिए ज़्यादा अमाउंट में कहीं आपने इसको सूंघ लिया तो आपका डेथ भी हो सकता है। तो और साथ ही साथ और भी कई सारे गैस हैं, जिनमें अमोनिया भी, कई बार अमोनिया निकलती है, कॉस्टिक यूज किए जाती है हमारा ट्रीटमेंट के लिए। तो कई सारे गैसेस हैं जिसके कारण हमारा जो लाइफ स्पैन है, जो भी रिफाइनरी में काम करते हैं उनका लाइफ स्पैन हो गया, या फिर उनके कई बार कितने लोग को हेयर फॉल की परेशानी हो जाती है। जनरली जो लोग सल्फर रिकवरी यूनिट में होते हैं, H2S से हम लोग आगे चल के सल्फर निकालते हैं, तो वहाँ पर भी कितने सारे लोग को हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एक्सेस सल्फर हेयर फॉल का कारण है।
तो जी हाँ, आपने सही कहा, पैसा तो मिलता है लेकिन लाइफस्टाइल ज़्यादा अच्छा नहीं है, लाइफस्टाइल थोड़ा खतरा से है, और क्या। नहीं सर, तो इसमें जब आप जानते हैं कि डेथ्स हो सकती है और इतना रिस्क है, लाइफ भी कम हो रही है, उसके बावजूद आप इस लाइन में हैं, तो ये इसके पीछे ये देशभक्ति है या फिर जॉब आपको पसंद है? ये किस कारण आपको रिफाइनरी पसंद आती है जो आप इतने समय से यहाँ पर हैं? देखिए, रिफाइनरीज तो देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हैं, हर कोई अपने तरफ से कर रहा है, जी हाँ, सही कहा आपने। और देशभक्ति तो है ही, जैसे कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, इंडियन ऑयल में, वो तो देश की एक बहुत बड़ी नामी कंपनी है। जी। और साथ ही साथ जो मेरा एक ये है, शौक है या फिर पैशन आप इसको कह सकते हैं, कि जो पेट्रोलियम है या फिर जो पेट्रोल है, डीजल है, जो हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट है जिनके थ्रू एनर्जी मिलती है, उनसे मुझे बहुत लगाव है। जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो भी हाइड्रो कंपाउंड्स हैं, तो इस कारण से मुझे ये जॉब अच्छा भी लगता है, और देशभक्ति तो चल ही रही है। हाँ, ये चीज़ सर आपने सही कही। देशभक्ति सिर्फ हम मतलब इलेक्शंस लड़के या नेता बन के या डिफेंस में जाके या कोई गवर्नमेंट दफ्तर ज्वाइन करके नहीं दिखा सकते। देशभक्ति है तो वो कहीं से भी दिखा सकते हैं हम। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश के लिए। अब जो रिफाइनरीज़ हैं वो नहीं रहेंगी तो फिर देश की आधी चीज़ें तो चलेंगी ही नहीं, ये तो मेरा मानना है। वैसे सर, इस पूरी वार्ता में मैं थोड़ा समय और लेना चाहूँगा। आपने बीच में मुझे बताया था, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि पेट्रोल 2 प्रकार के हैं, एक एक्स्ट्रा आता है और एक नॉर्मल आता है, तो उसमें आपने कहा कि एक्स्ट्रा वाला जो है वो वीआईपी या एक्सपेंसिव व्हीकल्स के लिए, कार्स के लिए यूज़ किया जाता है, और जो नॉर्मल है वो बाइक टेम्पूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हम वैसे मैं जहाँ तक जानता था कि कार्स में सिर्फ हम डीजल ही यूज़ करते हैं, तो ये किस प्रकार की कार है और एक्सपेंसिव भी है, फिर उसमें पेट्रोल यूज़ हो रहा है? हाँ, देखिए, हमारे पास जो नॉर्मली कार यूज होती हैं, हम लोग जनरली Hyundai, सुजुकी, ये सब की जो कार हैं, हाँ जी जी। इनका जो इंजन है वो एक तरह का पेट्रोल या फिर एक तरह का जो ऑक्टेन नंबर है उसके हिसाब से डिज़ाइन किया रहता है। जी। तो उन सब डीजल इंजन, सॉरी, पेट्रोल इंजन को चलाने के लिए हमारे पास जो पेट्रोल चाहिए, वो हमारा जो नॉर्मल 91 ऑक्टेन नंबर का है, वो हम लोग यूज़ करते हैं, नॉर्मल पेट्रोल जिसको हम लोग बोलते हैं। जी। और कुछ इंजन्स हैं, कुछ गाड़ियों के इंजन हैं, जनरली मैं उन्हें ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जनरली उनका प्राइस हाई है, क्योंकि हाँ, इंजन अच्छा, ये तो सच है सर। हाँ, इंजन क्वालिटी अच्छा है तो वो उसका जो दाम होगा वो तो हाई होगा ही। तो वो सब के लिए हम लोग जनरली एक्स्ट्रा क्वालिटी का जो हमारा 95 ऑक्टेन नंबर का जो पेट्रोल है वो यूज़ करते हैं जनरली, क्योंकि उनका जो इंजन है वो इस तरह से डिज़ाइन है कि वो उतने ही जो पेट्रोल है उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सके कम समय में। इसलिए आपने देखा होगा जो Hyundai हो गई या फिर सुजुकी हो गई, ये इनका एक्सेलरेशन इनके मुकाबले जो बुगाटी हो गई या फिर जो रेसिंग कार्स हो गई, आपका जो मर्सिडीज़ हो गई, रोल्स रॉयस हो गई, इनके मुकाबले इनका जो एक्सेलरेशन है Hyundai का, ये सब कम है जी। क्योंकि उनमें पेट्रोल भी कम ऑक्टेन नंबर का यूज़ होता है और उनका इंजन भी कमजोर होता है, मतलब ऑक्टेन नंबर एनर्जी कन्वर्ट करने के हिसाब से। जी। तो इस कारण से हम लोग दो अलग अलग तरीके का ये पेट्रोल बनाते हैं। जनरली जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है उसका हम लोग को खपत कम ही होता है, क्योंकि हर किसी के पास बुगाटी नहीं है जी। और उसका ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग को जो रोज़मर्रा का काम है उसमें हम लोग को स्पीड की क्या ज़रूरत है, हम लोग एक नॉर्मल स्पीड से ही जा सकते हैं। जी। तो जनरली हम लोग का जो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो नॉर्मल पेट्रोल 91 जो पेट्रोल है नॉर्मल पेट्रोल का ही होता है। ओके, तो सर इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस जाते जाते बस मैं आपसे इतना पूछना चाहूँगा, आपके पास कोई मैसेज जो आप दर्शकों को देना चाहते हो आपकी यूनिट MSQ से रिलेटेड, या कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको लगता हो ये लोगों को पता ही होने चाहिए, वो अगर आप देना चाहें तो? देखिए, आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बुलाकर मेरी राय जाननी चाहिए इसके ऊपर। और जैसा कि लोगों से कहने का बात है, तो जैसा कि देशभक्ति वाले जो बात उठी थी ये मुझे सबसे अच्छी लगी कि आप ऐसा नहीं है कि आप डिफेंस में जाके या फिर आप नेता बन के ही देशभक्ति कर सकते हैं। आप जिस यूनिट में हैं या फिर जिस जगह पे काम कर रहे हैं वो वहाँ से भी आप देश के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं जी। तो आप वहाँ से अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करिए। और अगर आपको पेट्रोलियम से प्यार है, पेट्रोलियम रिफाइनरी से प्यार है, तो रिफाइनरी में ज़रूर आकर एक बार एज अ विजिटर ज़रूर विजिट करिए कि कैसे हमारे बाइक और कार्स में जो पेट्रोल बन रहा है, पेट्रोल डाला जाता है, डीजल डाला जाता है, वो आखिर बनता कैसे है, कितनी लंबे प्रोसेसिंग के थ्रू उसको गुजारा जाता है। तो आप एक बार कभी अपने जीवन में रिफाइनरी आकर ज़रूर घूमें, मैं यही करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश सर, और टुपाई लाइफ से जुड़े रहिए
और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।